तस्वीर नंबर 1, लखनऊ कानपुर हाईवे जाम। तस्वीर नंबर 2, सड़क पर उतरे डीएम। तस्वीर नंबर 3, अतिक्रमण पर बुलडोजर। बुलडोजर ही आखिरी रास्ता। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, इस पूरी कहानी की शुरुआत 28 जुलाई की रात को होती है। दरअसल 28 जुलाई की रात लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण जाम लग जाता है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर लगे जाम की तस्वीरें कुछ इस तरह से नजर आई थी। हाईवे पर सैकड़ों लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ा था। फिर न्यूज 18 ने लोगों की इस समस्या को अपने अभियान जाम का जंजाल खत्म करो का हिस्सा बनाया। हमने जाम की वजह को अपने कार्यक्रम में दिखाया, जिसके बाद प्रशासन से लेकर शासन तक की सख्ती दिखाई दी और आज लखनऊ कानपुर हाईवे को जाम से मुक्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। हाईवे के किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा, जिसके बाद लोग खुद अतिक्रमण तोड़ते हुए दिखाई भी दिए। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी ने मौके से एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आप वो देखिए। कानपुर लखनऊ हाईवे पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण, अवैध कब्जों के चलते लगने वाले ट्रैफिक जाम पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। बाबा का बुलडोजर इस वक्त लखनऊ के बंथरा इलाके पर है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर जाम के कारण को अब ध्वस्त कर दिया जाएगा। तमाम लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो अपने अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ लें, नहीं तो बुलडोजर से उनका अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया जाएगा। इलाकाई लोगों ने मजदूरों की मदद से अपने अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है और अब मलबे को समेटने के लिए बाबा का बुलडोजर आ चुका है। 28 जुलाई को कानपुर लखनऊ हाईवे पर भीषण जाम लगा था, जिसके बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया, इस इलाके के एसीपी को हटा दिया गया, बंथरा थाने के इंस्पेक्टर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। तमाम लोगों पर और कार्रवाई होनी है। तमाम लोगों ने यहां पर अपने घर और दुकानों में अवैध निर्माण कर रखा था। यहां के फुटपाथों को ये अवैध कब्जे और अवैध निर्माण निगल चुके थे, लेकिन अब इस जाम पर सरकार और शासन की नज़र टेढ़ी हो गई है। जाम की वजह अवैध निर्माण थे। ऐसे अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई आज इस हाईवे पर चल रही है। पुलिस प्रशासन, NHAI, PWD, तमाम अन्य विभागों के लोग इस वक्त हाईवे पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो मान जा रहा है ठीक है, जो नहीं मान रहा है उसके अवैध निर्माण पर चल रहा है बाबा का बुलडोजर। ज्यादातर लोगों ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर आज कई मकानों, दुकानों और इमारतों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कई जगह अतिक्रमण को खुद लोगों ने हटा लिया और इस बीच कुछ लोगों ने शिकायत की, संबंधित विभागों को अतिक्रमण हटाने, दुकानों को हाईवे से दूर ले जाने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया। आपको क्या नोटिस मिली थी और आज क्या कार्रवाई आपने की? जी एक्चुअली मैं डिफेंस में हूँ, तो नोटिस कई बार आई और नोटिस कई बार चिपका दी गई। नोटिस कई बार आई और जब कई बार चीज़ें आती हैं तो ऐसा लगता है सीआर आया, और जब एक्चुअल में सीआर आता है तो उस समय रेस्क्यू मिशन नहीं हो पाता है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम दैट वी द अथॉरिटी शुड गिव अस टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ मर्केंटाइल पैच। ठीक है, लॉट ऑफ बिजनेसमैन आर ऑन द रोड्स। ठीक है, दे मस्ट बी गिवन सम टाइम। ठीक है, वी आर नॉट टेलिंग दैट वी विल नॉट डिमोलिश आवर बिल्डिंग, वी विल डिमोलिश, बट ड्यू टू आवर बिजनेस वेयर वी विल गो विथ आवर बिजनेस। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आज जो कार्रवाई हुई है उसकी शुरुआत 28 जुलाई से होती है और इस मामले में कार्रवाई भी हो चुकी है। 28 जुलाई को जाम लगने के बाद लखनऊ के कमिश्नर DK ठाकुर को हटा दिया गया। विजय सिंह मीणा भी हटा दिए गए। इसके अलावा बंथरा थाने के इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ACP पर भी कार्रवाई हुई थी। और इसके अलावा शासन स्तर पर सभी संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि जनता को लखनऊ आने वाले रास्तों पर जाम से निजात दिलाई जा सके।
सर, कानपुर लखनऊ हाईवे पर जाम को लेकर आजकल बहुत चर्चा होती है। कई अधिकारी लखनऊ के हटाए गए हैं उसी ट्रैफिक जाम को लेकर के। एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो गई है। अब क्या गाइडलाइंस बनाई गई, कैसे निपटेंगे आप जाम से? लखनऊ एक कैपिटल सिटी है और यहाँ भारी संख्या में ट्रैफिक का आवागमन विभिन्न क्षेत्रों से होता है, जैसे कि कानपुर है, बाराबंकी है, सीतापुर है, सुल्तानपुर है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आवागमन, गाड़ियों के आवागमन से आम जनता को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन के अलावा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, हमारी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नगर निगम है, कुछ टाउन एरियाज़ हैं और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी है, तो इन सभी को मिला के एक उच्च स्तरीय बैठक शासन स्तर पे की गई है। ट्रैफिक जाम को लेकर शासन प्रशासन कितना सख्त है, इस बात से समझिए कि आज स्कूलों की छुट्टी के बाद लखनऊ के जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने हजरतगंज के लमाट गर्ल्स स्कूल के बाहर ट्रैफिक का जायजा लिया और पेरेंट्स से बातचीत भी की। उन्होंने आदेश दिया कि सड़कों के आसपास गाड़ियां खड़ी नहीं की जाएंगी ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। उन्होंने निर्देशित किया है कि होमगार्ड्स को अतिरिक्त ट्रैफिक में लगाया जाए। 10,000 होमगार्ड ट्रैफिक के लिए जो है पुलिस विभाग को दिए गए हैं। 10,000 तक जो है ट्रैफिक कांस्टेबल्स ट्रैफिक डिपार्टमेंट में रहे, ये व्यवस्था डीजीपी कर रहे हैं। साथ ही साथ एडीजी ट्रैफिक को ये निर्देशित किया है कि सुबह शाम रात ऑनलाइन एक तरह की मॉनिटरिंग करें कि ट्रैफिक में कहीं भी कोई अगर दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो उसका समाधान हो। अभी हाल में लखनऊ के संदर्भ में उन्होंने हमें निर्देश दिया कि NHAI के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ, नगर निगम के साथ, विकास प्राधिकरण के साथ और साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ पूरे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं शहर के, यानी लखनऊ से लेकर कानपुर तक NH पर, लखनऊ से लेकर सीतापुर और लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक प्रकाश की व्यवस्था, सड़क की मरम्मत की व्यवस्था, जो डिवाइडर है उनको मजबूत होना चाहिए जिससे कि क्रॉस ट्रैफिक ना हो, और साथ ही साथ जहाँ टर्निंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर्याप्त मोड़ने की व्यवस्था हो और अतिक्रमण सड़क के किनारे ना हो, ये कार्रवाई प्रारंभ की गई। अभी हाल ही में जो है पॉस मशीन्स लगभग 2000 स्टेट बैंक से मिली हैं, तो हमारे ट्रैफिक के कांस्टेबल्स, ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर्स जो है पॉस मशीनों से डायरेक्टली ऑन ग्राउंड चालान करना भी शुरू कर दिए हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद जब ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी में तल्खी बढ़ी, तभी से ओम प्रकाश राजभर कहने लगे थे कि वो अब बीएसपी के साथ जाएंगे। लेकिन जुलाई खत्म होते होते ओम प्रकाश राजभर के सुर बदल गए हैं, और सिर्फ सुर ही नहीं बदले बल्कि अब ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी के नेताओं की भाषा भी बदल गई है। राजभर एंड सन्स पहले मायावती और बीएसपी की तारीफ किया करते थे, अब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो सवाल उठा क्यों रहे हैं। कभी हमने देखा कि 400 करोड़ का पता नहीं क्या मामला आया था, उसके बाद से कभी आपने देखा सड़क पर इनको संघर्ष करते हुए। जब नेता अपने मूवमेंट से भटकता है, डर जाता है, मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुत मजबूत बनाकर दिया था इस संगठन को, बहुजन समाज को इतना मजबूत दिया था बनाकर कि आज धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा भी नहीं था, ओम प्रकाश राजभर अपने हर एक बयान में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटेगा, बीएसपी के साथ नया बनाएंगे। अगर आपको वो बयान याद नहीं तो हम याद दिलाते हैं। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि अब बीएसपी को लेकर एसबीएसपी के सुर क्यों बदल गए। देखिए, अभी अखिलेश जी के साथ हैं, जिस दिन उनका जवाब मिल जाएगा उसके बाद मायावती जी से बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ये बयान तब दे रहे थे जबकि आधिकारिक रूप से उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से टूटा भी नहीं था। लेकिन फिर 25 जुलाई को आकाश आनंद का ये ट्वीट आया और कहानी बदल गई। एसबीएसपी के सुर बदल गए। दरअसल बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपने ट्वीट में लिखा था,
बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन, प्रशासन, अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आकाश आनंद के इसी ट्वीट के बाद एसबी-एसपी की भाषा बदल गई। बीएसपी के साथ गठबंधन की बात करने वाली एसबी-एसपी और उसके नेता सवाल उठाने लगे। सवाल उपराष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी के एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ का समर्थन करने पर है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में एसबी-एसपी भी एनडीए के साथ थी। कोई ईडी से डर रहा है तो कोई सीबीआई से डर रहा है तो कोई किससे डर रहा है। अब इससे डर करके आप लगातार अपने मूवमेंट को कमजोर कर रहे हैं। आप देखिए 2017 में क्या ग्राफ था बसपा का, 2019 में क्या ग्राफ आया, 22 में क्या ग्राफ, आज तो उससे बड़ी पार्टी भारतीय समाज पार्टी। अरुण राजभर सिर्फ मायावती पर सवाल ही नहीं उठा रहे, बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रति नरमी भी दिखा रहे हैं और उनके निशाने पर विपक्ष है। विपक्षी पार्टियों का एक रोल है, कभी वो एकजुट होना ही नहीं चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो एकजुट करने के लिए बहुत प्रयास किए। इनका ये एक एजेंडा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासियों की आवाज बन रहे हैं, इनकी आवाज को दबा दिया जाए। लाख टके की बात यह है, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट का समर्थन करने पर बीएसपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी पर नरमी दिखा रहे हैं। जेल में बंद पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह, जिन्हें प्रशासन माफिया घोषित कर चुका है, उनकी पैरवी करना रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी को भारी पड़ रहा है। अब सवाल सिर्फ रामगोपाल यादव पर ही नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव पर भी उठ रहे हैं, और ये सवाल बाहर से नहीं बल्कि परिवार के भीतर से उठाए जा रहे हैं। माफिया की पैरवी करने पर शिवपाल यादव और अपर्णा यादव के साथ साथ पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों को कोई असर पड़ने वाला है। बेशक रामगोपाल यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीते सोमवार को रामगोपाल यादव की मुख्यमंत्री से मुलाकात और मुख्यमंत्री के नाम रामगोपाल यादव का पत्र, जिसमें पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह पर कानूनी कार्रवाई रोकने का जिक्र है, उसने सियासत को नया विस्तार दे दिया है। सबसे पहले शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव का पत्र ट्वीट कर सवाल उठाए, पूछा न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों है। आजम खान, शहजुल इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के समय ये लड़ाई क्यों नहीं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत दिनों से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर चला, परेशान किया गया, किसी पे बहुत सारे मुकदमे लादे गए, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे और भी बहुत सारे छोटे बड़े नेताओं के ऊपर। तब आप कहाँ थे? तब आपकी सोच कहाँ थी? पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पहले ही भूमाफिया घोषित कर चुका है, जिनकी पैरवी करके रामगोपाल यादव ही नहीं समाजवादी पार्टी फंस गई है, अखिलेश यादव फंस गए हैं। जांच से बचने के लिए यादव सिंह वाले प्रकरण में फंस रहे हैं बुरी तरह, तो ये माननीय मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने और रोने गए, घुटना टेकने गए। और मैं समझता हूँ कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकते। अखिलेश जी को अभी भी समझ लेना चाहिए कि इस चाचा से सावधान रहें। जो असली चाचा थे उनको दूर कर रहे हैं और ये नकली चाचा को गले लगा रहे हैं। हरिओम यादव ने असली और नकली चाचा का जो सुर छिड़ा है वो पहले भी उठ चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। रामगोपाल यादव की मुख्यमंत्री से मुलाकात पर एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आक्रामक हैं। ऐसे भू माफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं है उत्पीड़न के शिकार, आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कोयरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं, बिंद हैं, केवट है, मल्लाह हैं, तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। जेल में बंद पूर्व एसपी विधायक रामेश्वर सिंह पर गबन, हत्या समेत कई गंभीर आरोप हैं। रामेश्वर सिंह यादव पर 90 केस दर्ज हैं। प्रशासन से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुके हैं।
अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है। इसी को लेकर रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मुलाकात की। अब सवाल उठे हैं तो सफाई दे रहे हैं। हम हिंदुस्तान के मंत्रियों से रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है, मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पे तो कोई असर पड़ने वाला है। दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न झुका सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरत कर सकती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेके जाएं, उसको मीडिया दूसरे तरीके से दिखाता है तो दिखाता रहे। ब्रजेश पाठक रहे हैं इस तरह के, तो शायद उन्हें माफियाओं के बारे में मालूम हो। मैं तो किसी माफिया की पैरवी के लिए गया। इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी को लगातार यह सोचना चाहिए कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं होती है। वो जनता के आशीर्वाद से राजनीति होती है और जनता का आशीर्वाद तब मिलता है जब जनता के लिए व्यक्ति काम करता है। कुल मिलाकर कहें, रामगोपाल यादव की माफिया रामेश्वर सिंह यादव से हमदर्दी समाजवादी पार्टी को भारी पड़ती नजर आ रही है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव का भी स्टैंड यही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी की एकमात्र प्रत्याशी कीर्ति कोल का नामांकन उम्र कम होने की वजह से रद्द हो गया। दरअसल एमएलसी चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, जबकि कीर्ति कोल के नामांकन में उम्र 28 साल लिखी गई थी, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि कीर्ति कोल की उम्र कम नहीं है, बल्कि फॉर्म भरने में गलती हुई है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि जिसने फॉर्म भरा ये उसकी गलती है, यानी कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी अपने सिर गलती का ठीकरा ना लेकर के कीर्ति कोल के सिर फोड़ने की कोशिश। निश्चित रूप से जो नामांकन का फार्म भरे उसको अनुभव होना चाहिए, और अगर उसको अनुभव नहीं है तो कम से कम हम लोगों को फार्म दिखाता है कि फार्म आप चेक कर लीजिए एक बार। हम लोग चुनाव इतना लड़े हैं, इतना चुनाव लड़ाए हैं, इतने लोगों का नामांकन किए हैं, तो कम से कम हम फार्म चेक कर लेते। हम लोगों से ये कहा गया कि इस फार्म पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। एक साइन मुझसे ऊपर था और सेकंड साइन मैंने उस पर कर दिए। अगर हम पूरा फार्म पढ़ लेते तो मैं ही गलती पकड़ लेता, लेकिन फार्म पूरा पढ़ाया नहीं गया, जो कि प्रस्तावकों को कम से कम जो सीनियर लोग थे उनको ये फार्म पढ़ाया जाना चाहिए था। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस मौके पर भी सियासत जारी है। आज अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सभी सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष ने किनारा कर लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कुछ अलग ही बोल गए। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। तिरंगा देश की आन है, बान है, शान है, लेकिन देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तिरंगा राजनीति का विषय बन गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दिल्ली में बाइक रैली निकाली गई। रैली में सभी सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इस रैली से किनारा कर लिया, जिस पर अब सवाल है। कुछ विपक्षी दल जो इसमें शामिल नहीं हुए वो राजनीति से बाहर आए और कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस वर्ष में मना रहे हैं वो ये प्रण लें कि अमृत काल में अगले 25 सालों तक कुछ कार्यक्रमों में तो कम से कम राजनीति वो ना करें और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाने के लिए अपना सहयोग भी। हालांकि बाइक रैली में एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए। दिल्ली के लाल किले से इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कुछ इस तरह निकली। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा झंडा घरों पे लगाया जाएगा, रैली निकाली जाएगी। ऐसा करके भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, सामाजिक सद्भाव मजबूत होगा। नई पीढ़ी में अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना प्रफुल्लित होगी। सरकार की योजना आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा लहराने की है। विपक्ष को इस पर भी ऐतराज है।
अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का तर्क सुनिए। संविधान के हवाले से कह रहे हैं, हर घर पर कोई तिरंगा लगाए, ऐसा भी जरूरी नहीं। देखिए, जहाँ तक तिरंगा लगाने का ताल्लुक है, कोई कंपलसरी तो है नहीं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से भी ये हर आदमी झंडा लगाए नहीं, उसकी तबीयत पर है, लगाए ना लगाए। तो इससे कोई देश पर ना असर पड़ रहा, ना उसकी वफादारी पर असर पड़ रहा। शफीकुर रहमान बर्क ये बयान तब दे रहे हैं जब उनकी ही पार्टी हर घर झंडा फहराने का ऐलान कर चुकी है। यकीन न आए, इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। साफ ही लिखा है समाजवादी पार्टी का ऐलान क्या है। जाहिर है शफीकुर रहमान बर्क का बयान विवाद खड़ा करने से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सवाल है कि देश के झंडे पर विवाद की कोशिश क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है, एएमयू में अब सनातन धर्म की पढ़ाई भी कराई जाएगी। और इसके लिए एएमयू ने एक प्रस्ताव पास किया है, हालांकि अभी इस पर फाइनल मुहर बाकी है। एएमयू में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में सनातन धर्म का कोर्स शुरू किया जाएगा। इस कोर्स का मकसद ये होगा कि एएमयू में पढ़ने वाला हर छात्र हर धर्म की बारीकियों को सीख पाए। एएमयू के शताब्दी कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल समारोह में शामिल हुए थे पीएम मोदी। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तब प्रधानमंत्री ने छात्रों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की बात कही थी। इस फैसले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी स्वागत किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी, अब ये प्रस्ताव है ऐसा। ये बहुत बहुत स्वागत योग्य कदम है और सनातन धर्म की वजह से ही भारतवर्ष, भारत माता आज अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। इधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को चेतावनी भी दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने इस पूरे मामले की जांच कराने के आदेश भी दिए हैं और जांच रिपोर्ट को 1 हफ्ते के भीतर सबमिट करना होगा। एक बड़ी खबर है, अब्दुल्ला आजम ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए उदयवीर सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने कहा कि एसपी की बर्बादी के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं। मेरी गुजारिश है कि अपने स्तर तक की ही बात करें। ये बात आजम खान साहब तक ना जाए, वरना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ट्वीट के जरिए अब्दुल्ला आजम की तरफ से बातें कही गई हैं, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर को निशाने पर लिया। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जिले के स्थानीय अधिकारियों से नाराज दिखे। उनका कहना है कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात मानते नहीं हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने नेहरू नगर में बने पोस्टमार्टम हाउस में शवों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन फ्रीजर नहीं सुधारा गया। रामरतन कुशवाहा सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। कुछ दिन से फ्रीजर जो डेड बॉडी रखी जाती है हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में, उसके संबंध में समाचार छपा ललितपुर में कि उसमें नेवले ने घुस के डेड बॉडी को नष्ट करने का कोशिश की। मैंने उसी दिन सीएमएस को फ़ोन करके कहा, व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि जितने भी फ्रीजर इस तरह के हैं उन सबकी मरम्मत करा दें। परंतु उस हाँ तो कहा उसने, लेकिन अभी भी आज की जानकारी में भी वो फ्रीजर ठीक नहीं हुए। तो मुझे मजबूरन ये लगा कि ये लोग अनदेखी, मेरे आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये जनता की बात क्या सुनते होंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।